हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में भारतीय संविधान की विकास यात्रा जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है उससे आज इसको पढ़ेंगे। तो पहले इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। जैसे संविधान क्या है, संविधान का महत्व, संवैधानिक विकास के चरण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम इसे पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, बाल्कन प्लान या डिक्की बर्ड प्लान, इस्मा प्लान इसे क्या कहते हैं, यह प्रमुख विकास की संवैधानिक यात्रा रही है। तो शुरू करते हैं। संविधान क्या है? संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियां तथा दायित्व का समीक्षण एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों और उद्देश्य व मूल दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्ष से चली आ रही परंपराओं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संवैधानिक का महत्व क्या है? तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, समाज के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा यह निर्धारण करता है। यह समाज की आकांक्षाओं, लक्ष्यों का अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां के निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय, आपसी विश्वास हेतु यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग है। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियां एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों को अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश की भूत, वर्तमान और भविष्य का झलक मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उत्पादन ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिश द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियम में भारतीय सरकार और प्रशासन की विधायिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया गया है। जैसे संवैधानिक विकास के चरण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। लेकिन संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। जैसे कि बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव के पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल उनकी
परिषद 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्नेंस बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में उनके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं अब क्राउन के हाथों में चला गया, सुनिश्चित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों को समीकरण करना था। यह अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों को विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्हें एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी और सहकारी रूप से किए गए अपने कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत को सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1774, इसके तहत एक एक्ट ब्रिटिश संसद को तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी की व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, लेकिन राजनीतिक मामले में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत की द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई तथा यह अधिनियम में 2 प्रमुख कारण में महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास, बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813, इसमें इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकतर पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और लेकिन कंपनी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र को संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। चार्टर अधिनियम 1833, इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार की विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो कि निम्नलिखित है। पहला, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायक शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून को तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया।
अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधायिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल भी किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास भी किया गया। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्ट के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण का प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। चार्टर अधिनियम 1853, इसमें इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण यह थे: पहला, इनमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यीय की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। 6 सदस्य में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधित्व भी शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद को पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसके निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। इसके द्वारा भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामदागाजी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके तहत 1857 के क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत का संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो कि निम्नलिखित है। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्ट तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया। ब्रिटिश मंडल उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत सचिव सहित व वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाना था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों को कम से कम आधे ऐसे सदस्य हो जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं और नियुक्त के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हो। भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट को पद को समाप्त कर दिया गया। भारत राज सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया और प्रतिवर्ष भारत को नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करना था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत को संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है,
क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे, जैसे कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इनमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक तथा शेष 2 सदस्य एक 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्य करती थी। वायसराय को विशेषाधिकार और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार सभी भागीय प्रणाली की शुरुआत की। यह अधिनियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषद का विस्तार करना था, अधिक शक्तिशाली बनाना था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिनमें 40% गैर सरकारी सदस्य होने थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष एवं समिति चुनाव प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। वायसराय को सर परिषद विधान परिषद में वित्तीय विषयों का विवेचन, राजस्व, व्यय और बजट करने, प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे विषयों पर नियम बनाने का सब परिषद राज सचिव को सहमति अनिवार्य थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1889 और 1891 के अधिवेशन में स्वीकार किए गए प्रस्तावों को प्रभावित होकर पारित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, इसमें क्या क्या थे अधिनियम में? इस अधिनियम द्वारा परिषद और उनके कार्यक्षेत्र का अधिक विस्तार किया गया। उन्हें प्रतिनिधित्व एवं प्रणाली प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम का प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम वायसराय भारतीय थे, विधि सदस्य थे। विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने और पूर्व बजट पर वाद विवाद करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों को विवेचन करने का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत जाति, धर्म और आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मेंटेगू भारत के राज सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसमें प्रमुख प्रावधान: केंद्र में
द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में दय शासन प्रणाली शुरू किया गया। प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय वह होते थे जिसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्तता, शासन, चिकित्सक सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इस विषय को संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। आरक्षित विषय क्या थे? तो इसमें रक्षा, विदेश मामले और वित्त, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं आदि शामिल थे। आरक्षित विषय के संचालन गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। पहला निर्वाचित, दूसरा मनोनीत सरकारी और तीसरा था मनोनीत गैर सरकारी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18%, मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई थी। समिति, मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचक क्षेत्रों में 2 भागों में विभाजित किया गया, समन्वय तथा विशिष्ट। समन्वय वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियां, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को आम राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष के बाद जांच करने की पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधान मंडल केंद्रीय सूची में उल्लेखनीय विषय के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। प्रांतीय विधान मंडल को प्रांतीय विषय के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अधिकार गवर्नर के अधिकारों के कारण अधिक सीमित थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में दय शासन के जनक लियोनेल कार्टिस माने जाते हैं। इस अधिनियम भारतीयों को आकांक्षाओं को पूर्ति करने की असफल रहा। यह प्रस्ताव भारत में आर्थिक शोषण करने और लंबे समय तक गुलाम बनाने रखने के उद्देश्य से लाया गया था। साइमन आयोग, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 1919 के एक्ट के सुधारों को समीक्षा करने के लिए किया गया था। इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेजी होने के कारण भारतीय द्वारा विरोध किया गया। इसी संदर्भ में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित हुआ। 1927 में गठित 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कुछ स्रोतों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि सुधार की लगातार मांग और असहयोग आंदोलन का उत्पन्न स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1928 में एक कानून आयोग, साइमन आयोग नियुक्त किया, जिसे 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। भारत शासन अधिनियम 1935 1930 से 32 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों से संबंधित स्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। जैसे भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी जाए। संघ की 2 इकाइयां थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासत। केंद्र में दय शासन की स्थापना अर्थात केंद्र और राज्य की इकाइयों को मध्य शक्तियां का विभाजन किया जाए।
3 सूचियाँ के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्धित सूची में विभाजित किया जाए। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय, संवर्धित सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे तथा अवशिष्ट संगतियाँ गवर्नर में निहित थी। संघीय सूची में विदेश कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, संवर्धित सूची में दंड, विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे। प्रांतों में दय शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। विवादों को निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय का अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। वर्मा वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडल में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत शामिल थे। इसके अंतर्गत मुद्रा रख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इनमें दलित जातियां, महिलाएं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। कैबिनेट मिशन 1946। इसमें भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल 3 सदस्य थे। पहला लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा ईवी अलेक्जेंडर शामिल थे। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। पहला, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा, संचार विभाग संघ के अधीन होंगे। संघ को लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका विधायिका होगी जिनमें ब्रिटिश भारत देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ प्रांत मिलाकर अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। भारत पर ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासत को यह छूट होगी कि वह संघ में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। एक अंतरिम सरकार, एक तत्कालीन की स्थापना की गई जिसे भारत में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान का निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ कर दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत कई प्रमुख बातें निम्नलिखित है। 15 अगस्त 1947 को भारत सरकार पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों को संवैधानिक सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा तथा नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करेंगे। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाए जाएंगे। भारत सचिव का पद समाप्त करके उनके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासत पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया जाएगा। इसके भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने का स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। बाल्कन प्लान, डिक्की प्लान या
या इस्मा प्लान क्या था? तो यह माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा सन जॉर्ज इबेल और लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली के प्रांतीय गवर्नरों को असेंबली के प्रमुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसीलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता के हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उनके हाथ में इसमें यह प्रावधान भी था, बंगाल पंजाब का विकल्प दिया जाएगा। अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासत के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट देगी कि वह भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बल्कीकरण की आमंत्रित करेगी और संघर्ष और हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में सदस्य और संबंधित विभाग। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले का विभाग बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्री, सरदार बालदेव सिंह को रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री और C.H. भाभा कारखान और ऊर्जा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, असफ अली रेलवे परिवहन मंत्री, C. राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री, I. चुंदरीगिर वाणिज्य मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री और अब्दुल रब निस्तार या डाक और वायु मंत्री, जफादार अली खां यह बने स्वास्थ्य मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री। अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण राज्य के मामले में मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री, R.K. षणमुखम सेठी वित्त मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री, V.N. गाडविल या कारखान और ऊर्जा मंत्री बने। अन्य तथ्य में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा शाह इम्पे बने थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 मैंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1926 में सिविल सेवकों को भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों
से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1927 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 में नेहरू की समिति रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियां दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत को प्रथम गवर्नर जनरल बने। 15 अगस्त 1947 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। 1946 में बनी संविधान सभा के स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की सदस्य संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 21 जून 1948 और 26 जनवरी 1950 तक। किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1774 में। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अशांत या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित करती है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा में माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरू किस अधिनियम में माना जाता है? यह माना जाता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? 1919 प्रांतीय भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं? लियोलेन कार्टिस को। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है। जैसे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत के कार्य करने की शक्ति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। बाल्कन प्लान किस वर्ष अधिनियम संबंधित है? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेड क्लिफ ने किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियां का विभाजन इनमें से किस उल्लेखनीय योजना पर आधारित थी? तो यह योजना थी भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा।
किस अधिनियम द्वारा कंपनी चीन पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुरू किया गया था? 1860 ईस्वी में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से क्या प्रमुख विशेषताएं थी? तो इसकी प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और दूसरा था केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियां का हस्तांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया कि महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कमियां दूर करने के लिए उद्देश्य एक्ट सेटलमेंट लाया गया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रमुख 3 सदस्य कौन थे? तो पहला थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, बीबी अलेक्जेंडर। अंतिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? यह नहीं था रफ़ी अहमद किदवई। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को।